इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अंजलि जुड़ गई हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट। डॉक्टर अंजलि, देखिए, सबसे पहले तो ये जो आपदा है इसी ने सबको बहुत ज़्यादा चौंका दिया है, क्योंकि ऐसा मौसम जब धूप खिली हुई है और ऐसे में ग्लेशियर टूटता है, इतनी भारी तबाही हो जाती है। क्या कहेंगी आप, किस तरीके से देख रही हैं इस पूरी आपदा को? ही क्षेत्र है और अवलांचेस जो हैं ये हिमस्खलन ये जो थोड़े थोड़े दर पे आते रहते हैं वो इतने डिस्ट्रक्टिव नहीं होते, इतना खतरा नहीं पैदा करते। मगर अगर स्लोप जिसे कहते हैं ढलान 30 से 45 डिग्री की होती है, वहां से जो अवलांच चलते हैं वो बहुत बड़े और किलोमीटर कई किलोमीटर उनमें कवरेज एरिया होता है और उनकी स्पीड भी बहुत अधिक रहती है, जो कि 200 किलोमीटर प्रति घंटे के भी स्पीड से नीचे उतरते हैं वो जब स्लोप से। तो वो अपने साथ एक बहुत बड़ा फोर्स और साथ में जो आसपास के वृक्ष वगैरह तोड़ते हुए साथ में डेब्रिस लेके चलते हैं। और जो कुछ कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंगे हैं, जैसे कि इस केस में भी हमने देखा पुल वगैरह टूटे और पावर प्लांट में भी जो नुकसान हुआ, तो वो अपने साथ ये डेब्रिस मलबा लेके जो चलते हैं वो भी अपने आप में एक बहुत खतरनाक फोर्स पैदा करता है और जिससे कि जान माल को बहुत नुकसान होता है। जो भी बिल्ट अप स्ट्रक्चर्स है वो भी टूट जाते हैं और कई सारे पेड़ और ये जो पूरा वन्य इलाका होता है उसमें काफी क्षति पहुंचती है। इस केस में भी हमने जो देखा है, ये जब बहुत देर से जब अवलांच आते हैं तो ये बड़ा अवलांच आने की ये जो संभावना है, यही सबसे बड़ा खतरा है इस एरिया में। और जो हिमालय हम देखते हैं हमारे देश में हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है वो एक नरम है, जो सॉफ्ट सॉइल कहते हैं कि वो नरम सॉइल जल्दी खिसकती है। और जब ये मौसम यही मौसम है जो सबसे खतरनाक है, यानी कि जब सर्दियां अंत होने हैं और बर्फ जो गिरती रही है पूरे मौसम में, पूरे सर्दी में, वो अगर सेटल होती रहती है और आपस में, क्योंकि वो एक प्लास्टिक मटेरियल है, वो सेटल होकर कंपैक्ट हो जाती है तो खतरा नहीं होता। मगर अगर कुछ पिछले दिनों में तेज बर्फबारी हुई है और उसको सेटल होने का मौका नहीं मिला, तो बर्फ का पूरा हिमस्खलन होने का ये खतरा पैदा होता है। और जब सर्दियों का अंत होने वाला होता है और बर्फबारी, स्नोफॉल इतनी स्पीड से हो कि जैसे कह सकते हैं कि 1 मीटर तक बर्फ गिरी हो जी। और वो एक दिन में ना सही 3 दिन की जगह 1 दिन में ही गिर गई, उतनी भी अगर तेजी रहे तो ये हिमस्खलन देखने को मिलते हैं। और उसका बस निजात तो यही है कि ऐसे इलाकों में रिहाइश ना होने दी जाए जी। गर्मी में खतरा नहीं होता, ये अवलांच के जो जोन्स बनाए हुए हैं हमारी सरकार ने सारी स्टडी करी हुई है वहाँ पे जी। ये स्नो एंड अवलांच स्टडी एस्टेब्लिशमेंट है, DRDO के नीचे आता है, जो ये सारा रिसर्च करता है और स्पेस एजेंसीज की भी कोलैबोरेशन से वहाँ पे स्टडी होती है, क्योंकि ये इलाके इतने दुर्गम होते हैं कि यहाँ जाना बहुत मुश्किल होता है साइंटिस्ट का। तो काफी स्पेस इंफॉर्मेशन ली जाती है सैटेलाइट के जरिए। मगर कई बार जब क्लाउड कवर आ जाता है, घने बादल आ जाते हैं, जब ये मौसम बरसात वगैरह के टाइम, तो नीचे देखना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी ऐसे में मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, जिस तरीके से आप बता रही हैं कि ये जो हादसे हैं, जो आपदा है, कैसे आती है और किस तरीके से ये फिर आगे बढ़ती है, तो इससे कितनी तबाही हो सकती है, ये कितनी खतरनाक हो सकती है, ये आप जरा दर्शकों को समझाइए। देखिए, जो भी लो लाइंग एरियाज है वहाँ जो भी लोग हैं उनके वार्निंग देकर उनको सेफ जगह पे शिफ्ट करने के लिए, और जो भी काम हम कर रहे हैं उन सबका जो है सही जगह पे शिफ्ट करने के लिए हमने निर्देश किया गया है। लगातार हमारा थाने और जिला प्रशासन वाले इसमें जो है एक्टिव है, और इसका अतिरिक्त जो है हमने बाढ़ चौकी को भी एक्टिव कर लिया और इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ में हम लगातार संपर्क में है, ताकि कोई भी चीज़ होगा तो हमारी तैयारी पूरी है और हम अच्छी तरीके से उसको संभाल सकते हैं। किस तरह से किया जा रहा है, क्या सर नीचे जो गंगा से लगे हुए इलाके हैं वहाँ पर किस तरह अनाउंसमेंट किया जा रहा है? अनाउंसमेंट जो लगातार मुनादी किया जा रहा है, हमारा थाने वाले भी राउंड्स में है, तहसीलदार लेवल पे भी राउंड्स में है, और कहाँ लोग उनको सबको एवैक्यूएशन शुरू कर दिया है।
अब लगातार हम सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, जैसा आगे का सिचुएशन आएगा उसी हिसाब से आगे कार्रवाई। आपके द्वारा भी निरीक्षण किया गया सर बैराज का? यहाँ नहीं, ऐसा एक संपर्क स्थापित करने के लिए आए हैं। यहाँ का जो भी इंजीनियर्स है इनसे बात करके हमारा चौकी इंचार्ज को भी अवगत करा दिया है, ताकि लगातार हम संपर्क में रहें, कोई कम्युनिकेशन गैप ना रहे, ताकि यहाँ के जो सूचना आते हैं उसी के अनुसार जो है आगे कार्रवाई कर सकें। जितने भी इलाके हैं जहां पर आपदा आ सकती है, जहां पर इस आपदा का प्रभाव पड़ सकता है, उन तमाम इलाकों में एहतियातन अलर्ट जारी किया गया है। लगातार मुनादी की जा रही है ताकि लोगों को निचले इलाकों से हटाया जा सके और जो नुकसान हो उसे बचाया जा सके। हमारे साथ एक्सपर्ट लगातार बनी हुई हैं डॉक्टर अंजलि। डॉक्टर अंजलि, आपसे मैं समझ रही थी कि ये जो तबाही है, ये जिस तरीके का मंजर हमने आज देखा है, ये कितना भयावह हो सकता है और कितना नुकसान ये पहुंचा सकता है, क्या इसके आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं? नुकसान देखिए, सबसे बड़ा नुकसान तो जान जाना जो है, ह्यूमन लाइफ लॉस। इस केस में भी जो पावर प्लांट में काम कर रहे थे मजदूर, उनकी जान को खतरा समझ आ रहा है, क्योंकि इस केस में जो है जो रेस्क्यू भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पहुंचना ऐसे रगड़ जगह पर भी काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सड़कें टूट सकती हैं। और इस केस में भी देखा है कि जो मेन रूट्स है वो इफेक्टेड हो गए हैं, तो बचाव कार्य के लिए पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। अभी सरकार हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रही है वहां पहुंचने के लिए, पर उससे राहत पहुंचाना काफी मुश्किल होता है। इसलिए ऐसे इलाकों में जो लोग रहते हैं उनको पहले से ही जागरूक करना बहुत जरूरी होता है कि वो सेल्फ हेल्प, अपनी मदद करने के लिए खुद तैयार हो, क्योंकि जब हिमस्खलन होता है तो मदद का सामान पहुंचाना ही मुश्किल हो जाता है। तो कुछ जो बेसिक चीजें जैसे कि एक जीपीएस और मोबाइल फोन और जो लाइट, जो बीकन वगैरह लेके जाना अपने साथ, इसलिए ये सब तरीके पहले से ही वहाँ के जो कार्य कर रहे हैं वर्कर्स हैं या रहने वाले लोग हैं उनको सिखाए होने बहुत जरूरी है। और एक प्लानिंग के जरिए उनको अलर्ट करना भी टाइम से, क्योंकि जिस तरह से ये मौसम बना हुआ था, या ये पहले से ही स्टडीज के बेस पे यहाँ ये एक हिमस्खलन प्रभावित क्षेत्र है। ये पहले से लोगों को पता होना बहुत जरूरी है कि जब अलर्ट होगा तो किस तरह से अपना बचाव करना है, जल्दी से किस तरह से इवैक्यूएट करना है अपना रेस्क्यू खुद करने के लिए। और ये सब चीजें देखते हुए कह सकते हैं कि क्योंकि अभी आंकलन नहीं लग पाया है कि कितनी जानें गई हैं वहां पे, क्योंकि जैसे बताया कि पहुंचना ही मुश्किल है अभी भी आंकलन करने के लिए भी। और अभी तो सरकार और सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन का सारा फोकस इस पे है कि और जाने ना जाएं, और क्योंकि ये एक नरम सॉइल का इलाका है तो काफी डेब्रिस लेकर चलता है अपने साथ, मलबा इतना लेके चलता है, पूरी नदी जैसे उससे बाढ़ का उफान की तरह। और जो बिल्कुल, और चूंकि ऐसे इलाके हैं जहां पर पहुंचना बहुत ज्यादा आसान नहीं है, इसलिए वहां पर खतरा ज्यादा रहता है और नुकसान की भी आशंका ज्यादा होती है। लेकिन डॉक्टर अंजलि, जो निचले इलाके हैं इससे जिन पर खतरा जताया जा रहा था, हालांकि राहत की बात यह है कि अभी जो पानी का प्रवाह है वो कम हो चुका है, जो जिस वेग से वो जा रही थी उसमें थोड़ी सी कमी देखी गई है। उन इलाकों के लिए आप क्या कहेंगी? उन इलाकों में कितना खतरा हो सकता है? जब नीचे की तरफ ये आपदा बढ़ती है तो कितनी तबाही ये मचा सकती है? देखिए, यही जो रन आउट जोन जिसे कहते हैं, नीचे जहाँ पे जाकर रुकता है फिर ये सारा मलबा और हिमस्खलन जो हुआ है वो, क्योंकि वहाँ पे काफी पॉपुलेटेड एरिया भी है, इसलिए अधिक चिंता बनी हुई थी सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन में कि वहाँ पे उफान कितना आएगा और जो नदी लेके आ रही है सारा मलबा, वो कितनी फ्लडिंग वहाँ पे दिखेगी। उसके बचाव के लिए ये किया जाता है कि जो रास्ता है उसमें कुछ रफनेस की जाती है, ताकि हिमस्खलन सीधा ही आगे बढ़ते हुए एकदम ना आगे स्पीड से पहुंचे। उसकी स्पीड कम करने के लिए जैसे कि पत्थरों से या वहाँ की ही जो मिट्टी वगैरह से ऊपर नीचे के, जैसे सड़क पे स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं, ऐसे कुछ स्पीड ब्रेकर्स बनाए जाते हैं ताकि ये स्पीड से आगे ना पहुंचे। और जिसमें इसमें भी जो देखा गया है कि इसके कुछ टाइम चलने के बाद स्पीड कम हो गई और आगे के जो इलाके, जो रन आउट जोन में नुकसान जो है कम हुआ है।
बिल्कुल, ये एहतियात जरूर बरते जाते हैं। ऐसे में आप क्या बताना चाहेंगे उन लोगों को भी जो ऐसे इलाके में रहते हैं डॉक्टर अंजलि, और ऐसी आपदा का सामना उनको करना पड़ता है, किस तरीके से वो अपने आप को सेफ रखें, और अगर ऐसा कुछ होता है कहीं पर तो कैसे अपने आप को सबसे पहले सुरक्षित किया जाए ताकि नुकसान कम से कम हो? देखिए, जो बड़े हिमस्खलन जिनसे ये जो खतरनाक होते हैं वो कई बार दशकों तक भी नहीं आते। इसलिए जो सरकार के हिसाब से जो जोनिंग की गई है कि जहाँ पे बड़े हिमस्खलन आ सकते हैं, क्योंकि कई बार तो मतलब 100 साल भी नहीं आते, मगर जहाँ पे आ सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, जहाँ पे पहाड़ की जो स्लोप है वो 30 से 45 डिग्री की होती है, वहाँ पे सबसे खतरनाक हिमस्खलन आते हैं। तो उसके जो नीचे के इलाके हैं वहाँ पे एहतियात बरतना ये जरूरी है सबसे पहले कि चाहे समर एक्टिविटीज जैसे कि गर्मी में कैंपिंग, स्कीइंग वगैरह ये सब हो, अलाउड होना चाहिए, मगर सर्दी में जो रिहायश है या ऐसे स्ट्रक्चर जो हटाए नहीं जा सकते वो ये स्ट्रिक्टली उसके हिसाब से लॉज होने चाहिए कि वहां पे लोगों को अलाउ नहीं करना चाहिए कि ऐसे एक्टिविटी। मगर क्योंकि ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे हमारे हिंदू ये पिलग्रिमेजेस भी हैं और टूरिस्ट स्पॉट्स भी हैं, तो कुछ कमर्शियल लोग लालच करते हुए वहां पे रिजॉर्ट बनाना और ये जो बिल्डिंगें बनाते हैं ये खतरे के रास्ते में ही है। तो ये उनको खुद समझना चाहिए कि अपनी एक जिम्मेदारी भी करनी होगी कि ऐसी जगहों पे होटल रिजॉर्ट बना के यात्रियों के लिए भी जो वहाँ टूरिस्ट जाते हैं और बल्कि पैसे देते हैं, क्योंकि यहाँ की काफी इकोनॉमी टूरिज्म पे डिपेंडेंट है, तो उनकी जान माल का खतरा नहीं मोल लेना चाहिए। और सरकार से और अपने एडमिनिस्ट्रेशन से जोनिंग के हिसाब से ही उनसे जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसके हिसाब से ही वहाँ स्ट्रक्चर्स बनने चाहिए। जैसे मैंने बताया, सड़कें वगैरह तो बनाना जरूरी है क्योंकि डिफेंस के लिए भी और सामान पहुंचाने के लिए भी, और उनको खतरा पहुंचता है, बट सड़कों के ऊपर भी कुछ ऐसे शेल्टर जैसे कवर्स बनाए जाते हैं ताकि जो हिमस्खलन से बर्फ वगैरह गिरती है, मलबा गिरता है, वो ऊपर से निकल जाए और नीचे जो गाड़ी या ट्रैफिक जा रहे हैं उनकी जान बच जाए और वहाँ नुकसान नहीं हो। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर अंजलि, the Honorable Home Minister of India have activated all the departments who can provide relief and rescue work. Also, the Honorable Prime Minister and the Honorable Home Minister have spoken to the Chief Minister and assured all possible help which can be provided for taking relief measures. देखिए अब लगातार जो रिएक्शंस हैं वो भी सामने आ रहे हैं, और सबसे पहले ये लोगों से अपील की जा रही है कि देखिए अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल ना दें, आप पैनिक ना हो, क्योंकि अब जो तमाम टीमें हैं वो मदद के लिए पहुंच चुकी हैं और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन अब लगातार जारी है। अब तक क्या कुछ हुआ है उत्तराखंड में ये भी देखिए हम आपको बता रहे हैं, साथ ही साथ उत्तराखंड के साथ पूरा देश इस वक्त खड़ा है ये भी हम आपको बता रहे हैं। यूपी सरकार बार बार ये कह रही है कि हम उत्तराखंड सरकार के साथ हैं। कौन क्या क्या कह रहा है इस दुर्घटना पर ये आपको बताएं। राष्ट्रपति ने अपनी संवेदनाएं जताई हैं और कहा है कि प्रार्थना है सब सुरक्षित रहें। पीएम मोदी ने कहा है कि पूरा देश उत्तराखंड के साथ है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर संभव मदद की जाएगी, तो वहीं राहुल गांधी ने भी कहा कि उत्तराखंड की जनता के साथ संवेदनाएं हैं। सीएम योगी ने कहा कि यूपी सरकार हर संभव मदद के लिए तैयार है। बार बार ये यूपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई भी मदद अगर उत्तराखंड को चाहिए होगी तो उत्तर प्रदेश की तरफ से वो मदद पहुंचाई जाएगी। और अब तक का अपडेट क्या है ये हम आपको बताएं। 100 से 150 लोग हैं जो अभी लापता हैं, जिनके बारे में जानकारी नहीं मिल रही है। आशंकाएं सिर्फ जताई जा रही हैं। नदी किनारे के आसपास के इलाके फिलहाल खाली करा लिए गए हैं और एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आईटीबीपी के जवान भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं, जबकि ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट पूरी तरीके से तबाह हो चुका है और इसी तबाही की वजह से कैजुअलिटी ज्यादा हो सकती हैं, ये आशंका जताई जा रही है। लेकिन अभी कुछ भी साफ नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एसडीआरएफ की टीम, आईटीबीपी के जवान जरूर पहुंचे हुए हैं, लेकिन फिलहाल प्राथमिकता सभी की ये है कि वहां पर लोगों को जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जाए, क्योंकि आशंका ये भी जताई जा रही है कि जो टनल है वहां पर, जो सुरंग है वहां पर, वहां लोग फंसे हो सकते हैं और उनको बाहर निकाला जाए। और डॉक्टर अंजलि लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, एक्सपर्ट डिजास्टर मैनेजर। डॉक्टर अंजलि, आप जरा ये समझाइए कि कौन से वो इलाके होते हैं जहां पर ऐसी आपदाओं
की जो आशंका होती है वो ज्यादा होती है? कौन से ऐसे जोन होते हैं जो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट प्रोन जोन होते हैं? देखिए, जब ये जैसे ग्लेशियर फटना कह रहे हैं या जो भी कारण से स्नो अवलांच होते हैं, ये जहाँ पे स्नोफॉल अधिक हो जाए, जिसकी स्पीड यानी कि जो 3 दिन में थी वो 1 दिन में हो जाए, इस स्पीड से जैसे कहते हैं हो जाए, तो वो एक कच्ची बर्फ होती है, उसको कॉम्पैक्ट होने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि स्नो एक इलास्टिक चीज है। उसे कहते हैं कि धीरे धीरे वो कॉम्पैक्ट हो जाती है अपना स्वरूप बदल के, और वो सेट हो जाती है, तो वो खतरा नहीं पैदा करती। मगर अगर स्नोफॉल की स्पीड कुछ अधिक हो और साथ में दूसरा कारण ये हो सकता है कि बारिश हो जाए, यानी कि पानी के पड़ने से, उससे जो पूरी स्नो की शीट है, पूरी की पूरी जो बर्फ किलोमीटर तक फैली हुई है, वो उसका जो सेटिंग है वो उसका खिसकने का चांस बन जाता है, क्योंकि तरलता के कारण फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो वो पूरी शीट चल पड़ती है। और क्योंकि ये स्लोप बहुत अधिक है इस इलाके में, यानी कि 45 डिग्री से अधिक स्लोप स्टीप है एकदम, बहुत तेजी से फिर बर्फ नीचे आती है, क्योंकि अगर स्टीप बहुत अधिक हो तो खतरा कम होता है, क्योंकि उसके अंदर से बर्फ गिरती रहती है, आए दिन गिरती रहती है, और वो इतना बड़ा जो है टुकड़ा नहीं चलता। मगर अगर स्लोप 30 डिग्री से भी कम हो तो खतरा इसलिए कम होता है कि फिर वो सेटल हो जाती है। पर 30 से 45 डिग्री की अगर पहाड़ी की स्लोप हो तो एक बड़ी शीट जिसे कहते हैं हिमस्खलन होने का ये खतरा बहुत अधिक होता है। और इसलिए उसके जो रास्ते के जो रास्ता है वो लेती है पाथ स्लोप के हिसाब से, उसकी स्टडी हमारा जो स्नो एंड अवलांच स्टडी एस्टैब्लिशमेंट है वो हर 24 मतलब हर समय कर रहा है, उसके ऊपर एक निगरानी रखी हुई है उसने स्पेस से भी, कि कहीं ये स्नो इतनी ना बढ़ जाए और उसका वजन इतना ना हो जाए कि वो एक पूरा शीट चलने लग पड़े। तो उसके लिए कई बारी मगर उसमें रुकावटें आ जाती हैं, क्योंकि वहाँ इंस्ट्रूमेंट्स रखना और बर्फबारी के होते हुए कई बारी ऊपर से स्पेस से भी पूरी इमेज नहीं आ रही होती, तो उसके चलते अगर कुछ कमी आती है तो प्रिडिक्शन में फोरकास्टिंग में कमी आ जाती है। अदरवाइज हमारे देश में पूरा सिस्टम बना हुआ है इसका प्रिडिक्शन और फोरकास्टिंग का, पूर्व चेतावनी मिल जाती है, और आगे के जो भी एस्टैब्लिशमेंट हैं, चाहे वो हमारे डिफेंस के हैं या लोग रिहायश है उस रास्ते में, तो उनको ये चेतावनी पूर्व मिल जाती है। मगर अगर कई बार ऐसे भी इलाके होते हैं जहाँ पे बहुत टाइम से भी भूस्खलन नहीं, ऐसा कोई हिमस्खलन नहीं हुआ, यानी कि दशकों से नहीं हुआ, मगर क्योंकि अचानक बर्फबारी अधिक होने से ये पूरी शीट चल पड़ती है, जैसे कि डॉक्टर अंजलि, दर्शकों को जरा ये भी आप समझाइए कि इतना जो फोर्स है वो कहाँ से आता है, जो बर्फ है वो कैसे इतनी इकट्ठा और इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, इतनी ज्यादा कठोर हो जाती है कि वो एक इतनी बड़ी तबाही लेकर आ जाती है, जिसकी वजह से डैम को भी नुकसान होता है और फिर पानी का प्रवाह हम सब देख ही रहे हैं कितना तेजी के साथ आगे बढ़ता है। देखिए, इसमें ये कह सकते हैं कि हमारा जो ये इलाका है, ये हिमालयन रेंज जो है, ये उसकी जो ये दक्षिण की तरफ की जो स्लोप है, वो अपने आप में एक खतरा इसलिए है क्योंकि एक तो उसकी जो स्टीपनेस का एंगल कुछ है ऐसा है, और साथ में नीचे जो मिट्टी है, सॉइल है, वो भी नरम है, क्योंकि अगर जियोलॉजी के हिसाब से देखें तो हिमालयाज एक नए जिसे कहते हैं यंग माउंटेन्स उनको कहा जाता है, और वो जो इतने उनके वहाँ पे जो सॉइल है वो कॉम्पैक्ट नहीं है, यानी कि वहाँ पे भूस्खलन और हिमस्खलन होने के खतरे अधिक हैं। और ये जो मौसम है, यानी कि जब सर्दियाँ खत्म होने वाली होती हैं और अगर प्रेसिपिटेशन जो है, आपको पता है कि उसके लिए तो बहुत कारण है, पूरे ग्लोबल कारण होते हैं, ओशन करंट्स जो हैं, और ये क्लाइमेट चेंज के चलते उसमें चेंजेस भी आ रहे हैं, और इसलिए प्रेडिक्शंस भी मुश्किल होती जा रही हैं। और इनका जो है जो एवलांचेस, स्नो एवलांचेस जो हो रहे हैं,
इनका जो एक्सपेंस है कई बार इतना बड़ा हो गया है, जिसके कारण से इतनी दुर्घटनाएं अभी सामने और देखा हमने। अगर ये छोटे उसमें आती रहती है, बैचेस में आती रहते हैं, हिमस्खलन होता रहता है, तो वो इतना बड़ा खतरा नहीं पैदा करता, उससे जानमाल का खतरा नहीं होता। मगर ये इतना बड़ा शीत जो चला है, इसकी कई कारण है भूगोलिक और ऊपर के जो एटमॉस्फेयर के ऊपर के लेवल में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो सूरज से जो गर्मी हमें प्राप्त हो रही है उसके भी रेट में फर्क आ रहा है। और इस सब के चलते कोई नेचुरल फैक्टर्स है जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो उसके कारण ये इस तरह से ये दुर्घटनाएं होती हैं। और प्रिडिक्शन के बेस और फोरकास्टिंग जो हमारे देश में हो रही है वो एक उम्दा किस्म की हो रही है, और बेस्ट रिसर्च इसमें पॉसिबल है। साफे जो DRDO डिफेंस रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है, वो एक बहुत उम्दा रिसर्च उसकी अपनी ही है, और साथ में हमारी स्पेस एजेंसीज भी बहुत मदद करती हैं। और हमारे डिफेंस और वहाँ के जो भी व्यवसाय हैं, जैसे विंटर स्पोर्ट्स वगैरह है या समर की भी जो एक्टिविटीज है, उनमें बहुत ये सारी सूचना मदद करती रही है। मगर ये एक बड़ी ही दुर्घटना जो बहुत दुर्भाग्य हुआ है कि ये इतनी बड़ी जो दुर्घटना हुई है, क्योंकि ये इतनी बड़ी शीत चलना बहुत ही कम जो ये फ्रीक्वेंसी की जो ब्लांचेस आते हैं, उसके लिए वहाँ का जो एरिया और वहाँ की जो जनता है और जो भी वहाँ पे टूरिस्ट स्ट्रक्चर्स वगैरह है वो तैयार नहीं है। ये तो दिखने में आता ही है, क्योंकि कुछ बहुत दशकों से वहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रही है, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट से नीचे आए तो टूरिज्म के उसके से हो रही है, और वहाँ की क्योंकि इकोनॉमी में सबसे अधिक पैसा ही टूरिज्म से आ रहा है, तो सरकार उनको एकदम से बेदखल भी नहीं कर सकती वहां से, क्योंकि काफी इकोनॉमी टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। और इसके कारण वहां पे जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, अब जो इस केस में हमने देखा कि इवन पावर प्लांट तक को भी क्षति पहुंची है, सड़कें भी टूटी हैं, पुल भी टूटे हैं, और टनल्स वगैरह भी बता रहे हैं। अगर उनमें क्षति आई है तो जाहिर है कि प्लानिंग है हमें और अधिक ठीक से करनी होगी, कि क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के चलते अब इसमें चेंजेस आ रहे हैं, ओशन करंट्स और ऊपर के लेयर में जो हमारे मानसून। ठीक है डॉक्टर अंजलि, आप बने रहिए हमारे साथ। डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार का क्या कुछ कहना है, जरा दर्शकों को वो भी हम सुनवा देते हैं। जोशीमठ तपोवन आपदा के बारे में स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये दुर्घटना लगभग 11 पौने 11 बजे की है, जब एक अवलांच आया और उसने ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को जो है पूरी तरह से तोड़ दिया, और वहाँ पे जो कर्मचारी काम कर रहे थे वो सब मिसिंग है ऑलमोस्ट। उसके आगे तपोवन में भी एक पावर प्रोजेक्ट था NTPC का, वो जो है उसको भी इम्पैक्ट किया है। वहाँ भी 150 के करीब कर्मचारी थे, किंतु वहाँ कुछ लोगों के टनल में होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें हमारा उत्तराखंड पुलिस की SDRF टीमों का प्रयास जारी है उनको बचाने का। ये और बड़ी बात बताना चाहूँगा कि जो पानी और मलबा जो आगे आया नीचे डाउन स्ट्रीम में, हमने सबको अलर्ट कर दिया था, पूरे एरिया को खाली करा दिया था गंगा के किनारे, जिससे कि कोई और फर्दर उसमें डैमेज ना हो। वो पानी अब श्रीनगर में डैम है, वहाँ पहुँच के वो पूरा स्टेबल हो गया। उससे आगे अब कोई खतरा, किसी तरह का खतरा किसी को नहीं बचा है। ये मैं हरिद्वार, ऋषिकेश, मुनि के रेती और ब्यासी देवप्रयाग के लोगों को ये बताना चाहूँगा। और इस वक्त पौड़ी के DM नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नीरज जी, क्या वहां पर ताजा स्थिति है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई? अभी हमारा जो जिला है वो काफी नीचे पड़ता है, जिसमें हमारा ये GVK हमारा डैम है जो अलकनंदा नदी पे है। तो जिस हिसाब से नदी आगे की ओर बढ़ रही है, तो जो अभी पानी, बाढ़ का पानी अभी आ रहा है आगे को, तो उस हिसाब से वो इंटेंसिटी नहीं है जो चमोली जिले में थी। उस हिसाब से जो हमें लग रहा है कि हमारे जिले में उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं रहेगा। फिर भी एहतियात के तौर पे जो हमारा GVK डैम है, तो उसको उन्होंने काफी खाली भी कर दिया है। लगभग उसकी ऊंचाई जो है जो 601 मीटर तक वो लोग अपने पास जल स्तर खड़े होने जैसा है। तो उससे ये लगता है कि अगर पानी आ भी गया, जिस हिसाब से पानी आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से ये हमारा जो अलग में ये GVK वाला डैम है उसको झेल लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे की तरफ।